तब उसका कैसे अध्ययन किया जाए, तो वो भी आलेख पहले से छपा हुआ है, मैंने कुमार वीरेंद्र जी को दे दिया है। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जब कोई निर्देशक आषाढ़ का एक दिन को उठाता है तो उसको उसमें क्या क्या दिखाई पड़ता है या वो उसको कैसे देखता है, मैंने जैसे देखने की कोशिश की है, तो ये आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, कुछ कुछ पढ़ते हुए, कुछ कुछ ना पढ़ते हुए। आषाढ़ का एक दिन नाट्य लेख से प्रस्तुति तक, क्योंकि मुझे पता चला यहाँ बहुत से शोध छात्र भी आए हुए हैं और वो भी सुबह के सेशन में अपने पर्चे पढ़ रहे हैं, तो शायद ये उनके भी काम का हो कि एक नाटक मंचन पे जब हम उसको देख रहे होते हैं तो उसके पीछे क्या यात्रा है उसको पकड़ने की कोशिश है। प्राय हर प्रस्तुति के बाद कुछ ऐसे दर्शकों से सामना होता है जिनके मन में हमेशा ये जिज्ञासा बनी रहती है कि नाटक की प्रस्तुति अपने दृश्य रूप में मंच पर कैसे संभव होती है। यूं कहने को ये एक बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, लेकिन यदि इस प्रश्न पर सोच विचार किया जाए तो सचमुच में नाटक के आलेख से प्रस्तुति तक की यात्रा उतनी सीधी और सपाट नहीं होती जैसी कि वो दर्शकों को दिखाई पड़ती है। ये अकारण नहीं है कि हमारे यहाँ और पश्चिम में भी इस संबंध में दो शब्दों का प्रचलन होता रहा है, नाटक का पाठ्यालेख और नाटक का प्रस्तुति आलेख। पाठ्यालेख से नाटक के उस आलेख से अभिप्राय है जो लिखित रूप में हमें नाटककार से प्राप्त होता है, और प्रस्तुति आलेख नाटक के उस आलेख से ताल्लुक़ रखता है जो नाटक की प्रस्तुति प्रक्रिया के दौरान और अंततः नाटक की प्रस्तुति के बाद अपना अंतिम स्वरूप ग्रहण करता है। अंग्रेजी में इन दोनों आलेखों को ड्रामेटिक टेक्स्ट और परफॉर्मेंस टेक्स्ट के नाम से जाना जाता है। बहरहाल हम चाहे दोनों आलेखों को एक माने अथवा अलग अलग, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नाटक के लिखित आलेख को जिस रूप में हम मंच पर घटित होते हुए देखते हैं उसके पीछे बहुत से लोगों की सोच, समझ और सहयोग का हाथ रहता है, जिससे हमारा दर्शक प्रायः अनभिज्ञ रह जाता है। यही कारण है कि कई बार वो किसी प्रस्तुति को उसकी समग्रता में अनुभूत नहीं कर पाता। अतः ये निहायत ही ज़रूरी हो जाता है कि हम नाट्यलेख से प्रस्तुति तक की यात्रा को हूबहू दर्शक के लिए शब्दबद्ध करने का प्रयास करें। इस यात्रा का पहला चरण है आलेख का चुनाव। आमतौर पर यह चुनाव निर्देशक का होता है। कई बार ऐसा होता है कि निर्देशक स्वयं अकेले किसी आलेख का चुनाव ना करें, वो अभिनेताओं की मंडली के साथ एक साथ कई नाटकों का पाठ करें और फिर आपस में विचार विमर्श करके किसी एक आलेख का प्रस्तुति के लिए चयन किया जाए। हम नाटक के चुनाव के लिए कोई भी प्रक्रिया क्यों ना अपनाएं, हमें सबसे पहले एक ज़रूरी सवाल का सामना करना पड़ता है। आखिर हम किसी भी नाटक अथवा रचना का मंचन के लिए क्यों चयन करते हैं? कहने का तात्पर्य ये है कि आखिर उस नाटक में ऐसा क्या है जो हमें उसके मंचन के लिए प्रेरित करता है। जाहिर है कि हर नाटक में एक कहानी होती है और वो कहानी हमारी ज़िंदगी से जुड़े किसी भी पक्ष को जितने गहरे जाकर उद्घाटित करती है, वो नाटक बहुत ज़्यादा नहीं है पेजेस, मैं बाकी लोगों का टाइम देखता रहा हूँ, मैं उससे पहले खत्म हो जाता, आकर्षित करता है। बेशक ये कर्त अकेले व्यक्ति का है, व्यक्ति और समाज से जुड़ा हो, व्यक्ति और समाज के आपसी संबंधों से ताल्लुक़ रखता हो, अथवा व्यक्ति समाज और राजनीतिक व्यवस्था के भीतर से बुना गया हो। सवाल ये है कि ये हमारे लिए कितना सार्थक है। इस बात को भी रेखांकित किया जाना बेहद ज़रूरी है कि नाटक की कहानी चाहे किसी भी काल, युग, मिथक, पुराण, लोक कथा अथवा इतिहास से संबद्ध हो सकती है, लेकिन उसे सार्थक हमेशा वर्तमान में ही होना होता है। इसीलिए ज़्यादा अच्छे नाटक वही माने जाते हैं जो अपने समय की सीमाओं को लांघकर कालजयी और सार्वजनीन हो जाते हैं। अच्छा होगा कि हम इस स्थापना को किसी नाटक के आलेख के माध्यम से ही व्याख्यायित करने का प्रयत्न करें। इसके लिए हम मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन को चुनते हैं।
और उसके बहाने से प्रस्तुति तक की संभावित यात्रा को पकड़ने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। आषाढ़